हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 कंक्लूड हो चुका है और एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो जे एडवांस की तरफ से ऑफिशियल जो कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्स शीट है वो अभी तक शेयर नहीं करी गई है एंड उसके साथ साथ जो ऑफिशियल आंसर की उसके बाद आती है वो भी अभी तक शेयर नहीं हुई है। तो मीनवाइल अगर आपको अपने मेमोरी बेस्ड जो आपको याद है कि आप क्या आंसर मार्क करके आए थे उनको वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशंस विथ ऑल द आंसर की, तो आंसर की एंड सॉल्यूशंस पूरे जो हैं वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं जहाँ पर आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एंड सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज इवन इफ़ यू चेक दोज आंसर्स, आपको मान लीजिए सारे आंसर्स याद भी हैं, इवन इफ़ यू गेट एन एस्टिमेट ऑफ योर स्कोर, जब तक ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक ये जो ड्यूरेशन, ये जो टाइम चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए, जो जेई अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ टाइम, एक अनसर्टिनिटी से भरा हुआ टाइम होता है। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यही एस्टिमेट लगाने में लगे होते हैं, सारे कैंडिडेट्स, कि हमारे कितने नंबर आएंगे, उतने नंबरों पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर सिलेक्शन होगा तो विच कॉलेज एंड विच ब्रांच कैन बी एक्सपेक्ट, कि इतने नंबरों पे क्या मिल जाएगा हमको। तो ये सारी चीज़ों में दुविधाओं में रहते हैं। ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है। कोई कहता है पेपर ईजी था, कोई कहता है पेपर डिफिकल्ट था, कोई कहता है कट ऑफ ऊपर जाएगी, कोई कहता है कट ऑफ नीचे जाएगी, कोई कहता है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। तो अमंगस्ट ऑल दिस नॉइस जो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमको सुनने को मिलती है, कैंडिडेट्स को सुनने को मिलती है, दिस ऑल ऑफ दिस एड्स ऑन टू द टोटल कन्फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा एंक्शियस हो जाते हैं इस बात को लेकर कि किसकी माने, किसकी सुने, किसकी नहीं सुने, किसको इग्नोर करें। टू एड्रेस दिस सिचुएशन हम लोगों ने जे एडवांस के पेपर की एनालिसिस आप लोगों के सामने जो है वो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने इस तरह की एनालिसिस करी थी एंड जो हमने प्रिडिक्शन किए थे फॉर किस मार्क्स पे क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट विल बी द कट ऑफ, दोज वर वेरी एक्यूरेट। इवेंचुअली जो फाइनल रिजल्ट आया था तो इट वॉज वेरी क्लोज टू वॉट वी प्रिडिक्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। अपन पेपर के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द फिजिक्स पेपर एनालिसिस। तो ये है फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कौन सी ब्रांच में से आए हैं फिजिक्स की। तो मैंने फिजिक्स को यहाँ पर 7 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एज द नेम सजेस्ट, आपको सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर ऑल्टरनेटिंग करंट तक के जो चैप्टर्स हैं वो इस फील्ड में रखे हैं अपन ने। जनरल फिजिक्स जो है उसमें बेसिक मैथ्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मेजरमेंट एंड एरर्स, ये सारे चैप्टर्स जो है वो इसमें रख लिए हम लोगों ने। इसके अलावा मैकेनिक्स पार्ट 1 में फ्रॉम काइनेमेटिक्स टू रोटेशन, मैकेनिक्स पार्ट 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, एसएचएम, वेव्स, ग्रेविटेशन, ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स आर इन मैकेनिक्स पार्ट 2। मॉडर्न फिजिक्स अंडरस्टूड है आपको, सारे जो चैप्टर्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरेज, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें। ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, 2 चैप्टर्स, एंड थर्मल फिजिक्स, ऑल द चैप्टर्स रिलेटेड टू हीट। तो ये जो 7 ब्रांचेस में अपने डिवाइड किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये पेपर 1 पेपर 2 वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन सी ब्रांच से आए थे। और इसमें अगर अपन आगे देखें तो 2025 और 2024 का ओवरऑल कंपैरिजन कर रखा है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच से लास्ट ईयर भी 34 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इस साल भी 34 है, करेक्ट। उसके बाद जनरल फिजिक्स वाली ब्रांच से लास्ट ईयर 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इस साल 14 है, इसमें डिफरेंस आया है। बाकी 11, 12, 21, 28, 12 और 7 इज़ ऑल्सो क्लोज, वी कैन से 5 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। बट 12 और 21, ये वाला जो ब्रांच है ऑप्टिक्स वाला, 12, 21 विच इज़ ऑप्टिक्स सेकेंड लास्ट ब्रांच, इसमें ऑप्टिक्स में लास्ट ईयर ज़्यादा वेटेज था और इस साल कम वेटेज है। एंड कुछ जो दूसरी ब्रांचेज है लाइक जनरल फिजिक्स, इनमें थोड़ा थोड़ा वेटेज इसमें जैसे बढ़ गया और इसमें थोड़ा सा 5 नंबरों का वेटेज बढ़ गया। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो दिस इज़ द मोस्ट ड्रास्टिक डिफरेंस जो आया है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आया है 9 मार्क्स का। बाकी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट गारंटीड बट स्टिल लास्ट ईयर से मैच होता हुआ दिख रहा है अपने को। बट दिस इज जस्ट फॉर ब्रांच, वेट फॉर द चैप्टर एनालिसिस, तब आपको दिखेगा कि डिफरेंस किस तरह से आता है। ये है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल चैप्टर्स में, लेकिन क्लास वाइज 11th एंड 12th में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये पेपर वाइज है, 18 11th क्लास से 18 मार्क्स के पेपर क्वेश्चंस थे और 12th क्लास से 42 मार्क्स के थे पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में 26 एंड 34। ओवरऑल की बात करते हैं एंड कंपेयर इट विद 2024, तो 2024 में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज था क्लास 11th एंड 12th का, 58 एंड 62।
बट दिस ईयर 44 एंड 76 हो गया क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स में से, 44 11 76 12। बट डू रिमेंबर, इसमें ये जो 76 मार्क्स के क्लास 12 के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर बता रखे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो जिनमें कि 11th क्लास के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स भी लग रहे होंगे, है ना। तो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें 11th क्लास के मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और 12th क्लास के मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्लास 12th क्वेश्चन, कि जो टॉपिक आपने बाद में पढ़ा है उसको असाइन कर दिया जाता है। दैट इज़ वाई 12th का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो 5-10 नंबर जो हैं वो इधर से इधर डाले जा सकते हैं, या इन दोनों में कॉमन है, बिकॉज दोज क्वेश्चंस इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स ऑफ बोथ क्लास 11th एंड 12th। ये है चैप्टर वाइज एनालिसिस। अब चैप्टर वाइज एनालिसिस अगर अपन देखें तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चैप्टर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का 2025 में एक क्वेश्चन आया, जबकि 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिर अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर अगर 2000, ये पेपर 1 पेपर 2 का है, ये 2025 ओवरऑल एंड 2024, तो इन दोनों इस सालों में कंपेयर करते हैं। तो देखो पहला एक चैप्टर अपने को दिखता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का 2024 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, बट 2025 में आया। इसके बाद आप देखो ये जो दो चैप्टर्स हैं, कैलोरीमेट्री एंड कैपेसिटेंस, इसका 2024 में दोनों का एक एक क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स 3 मार्क्स, दीज आर मार्क्स नॉट क्वेश्चंस। लेकिन 2025 में इन दोनों ही चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आगे देखो सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन से इस साल एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। आगे डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसे कई सारे चैप्टर्स में मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाय चांस देखो सेम वेटेज आया, 15 मार्क्स का इस साल भी आया, 15 मार्क्स का लास्ट ईयर भी आया था। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद वाला चैप्टर देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जबकि लास्ट ईयर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आगे भी हैं चैप्टर्स, नेक्स्ट पेज पे अपन और चैप्टर्स देखते हैं। इसमें देखो आप यहाँ पर जो ये जो दो चैप्टर्स हैं, दीज आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, दोनों के एक एक क्वेश्चन आए, लेकिन लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये 8 मार्क्स का जो रोटेशन है, लास्ट ईयर रोटेशन का 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इस साल एक भी नहीं आया, है ना। वाई एम आई फोकसिंग ऑन दोज टॉपिक्स जो कि एक साल आए लेकिन दूसरे साल है ही नहीं। टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा, मैनी टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के पास आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये एडवाइस ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जो हमारे पास नहीं आते हैं या जो आउटसाइड मैट्रिक्स के बाहर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं होगी कि व्हेन यू आस्क योर टीचर कि सर एग्ज़ाम से पहले कि सर मुझे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जिनको मैं प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, मैं उनको उनको ज़्यादा अच्छे से टाइम दूंगा और उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके पेपर देने जाऊँगा। व्हाट दे मीन टू से इज़ कि कम चीज़ें तैयार कर लें लेकिन स्कोर अच्छा आ जाए हमारा, हमें हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पता चल जाए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि नोबडी कैन टेल यू फॉर श्योर कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, है ना। दिस इज़ नॉट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं है ये। इसमें जे एडवांस्ड में कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता कि इस चैप्टर का हाई वेटेज ही आएगा या इस चैप्टर का क्वेश्चन आना ही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आपको मैंने चेक करवाया कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कितने सारे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस 2024 में आए थे बट 25 में नहीं आए, और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस 25 में आए हैं लेकिन 24 में आए ही नहीं थे। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन अपने टीचर से पूछते हो तो टीचर आपको क्या बता सकता है, आपको ये बता सकता है कि पास्ट ईयर्स में, लास्ट ईयर या लास्ट 5 ईयर्स में कौन से चैप्टर्स का हाई वेटेज रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि इस साल जब पेपर होगा या नेक्स्ट ईयर जब पेपर होगा तो उन्हीं चैप्टर्स का हाई वेटेज होगा। देयर इज़ नो गारंटी एट ऑल, है ना, बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली यूजलेस कि ये पूछना कि हम कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको तैयार कर ले, क्योंकि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसका आंसर इसी बेसिस पे दिया जाता है हमेशा कि पास्ट ईयर्स में किसके ज़्यादा क्वेश्चन आए। एंड एज यू कैन सी पास्ट ईयर में कुछ भी हुआ हो, इस साल सब कुछ चेंज हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि लास्ट ईयर के पेपर से आपको ये नहीं पता चल सकता कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जे एडवांस की प्रिपरेशन का एक सिंपल सा रूल है, अगर आप कम टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं तो जितने भी टॉपिक्स तैयार करें उसको बहुत अच्छे से करें, और सारे टॉपिक्स की एक सरफेस लेवल नॉलेज लेने की बजाय
70% टॉपिक्स की डीप नॉलेज रखें, 30% टॉपिक्स भले कम्प्लीटली छोड़ दें. दैट विल हेल्प यू इन परफॉर्मिंग बेटर इन जेई एडवांस्ड. ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट हैड हाई वेटेज इन पास्ट ईयर्स. इस पे बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है. ये है वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल. हमने 3 लेवल्स में क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, ईजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. ये पेपर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पेपर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर ये 2025 का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में 27 मार्क्स के ईजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन पेपर 2 में ओनली 11. पेपर 1 में मॉडरेट लेवल के 19 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 में 34 मार्क्स के हैं. डिफ़िकल्ट लेवल के पेपर 1 में 14, पेपर 2 में 15. तो ओवरऑल यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इजी लेवल के बहुत कम हो गए और वो सारे मॉडरेट लेवल में वो मार्क्स चले गए. दैट इज़ वाई पेपर 2 वॉज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू पेपर 1. ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो दीज आर द नंबर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ओवरऑल पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड. कि 38 मार्क्स जो थे वो ईजी कैटेगरी के थे, 53 मॉडरेट एंड 29 डिफिकल्ट. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये कैटेगराइजेशन जो हमने किया है, इट इज़ पॉसिबल कि आप इससे अग्री ना करें कि हमारे हिसाब से तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वाले मार्क्स, वो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के मार्क्स ज़्यादा थे, ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा हाई वेटेज था डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का और इजी एंड मॉडरेट का कम था. ये आपको ऐसा लग सकता है. देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने ये जो कैटेगराइजेशन किया है वो किस बेसिस पे किया है. ईजी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूले से आंसर आ रहा है. मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसको कहा है जिसमें कि आपको उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग आपको पता है, फिर भी उस क्वेश्चन में क्या करना है उस वो क्लिक ना होने के चांसेस है. ठीक है. एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में क्लिक होने वाली बात नहीं है. पेशेंस से उस चैप्टर की अगर आपको सारी थ्योरी आती है तो उस क्वेश्चन को अगर पेशेंटली पढ़ें, इंडिविजुअल क्वेश्चन की बात करें अपन, तो उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें एंड सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. ऐसे क्वेश्चंस को हमने मॉडरेट डिफिकल्टी असाइन करी है. डिफिकल्ट क्वेश्चंस में वो हो सकता है कि आपको स्टार्ट ही ना मिले कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, सब कुछ पता है हमें फॉर्मूले वगैरह, फिर भी तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है. बट व्हाट हैपेंस इज, ये जो हम डिफिकल्टी लेवल असाइन करते हैं, दिस इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस. हम एक एक क्वेश्चन के हिसाब से जज कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा, इत्मीनान से अगर स्टूडेंट पढ़े तो क्या उससे हो सकता है, नहीं हो सकता है. बट एक्चुअली जब आप उस पेपर को दे रहे होते हैं, 6 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स पहला पेपर, 3 आवर्स दूसरा पेपर, तो क्या होता है कि वो जो मेंटल एग्जॉशन होता है अपने को, हम एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक के बाद एक कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में कर रहे हैं, मैथ्स में अलग, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग. तो एज द डे प्रोग्रेसेस, जितना बाद में आप क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, मान लीजिए सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर वैसे भी डिफिकल्ट था, प्लस एड दैट टू द फैक्ट कि भाई उसमें ये भी चीज़ ध्यान रखो कि आप पेपर 1 दे चुके हो, 2 घंटे का गैप मिला है और उसके बाद वापस खाना खा के पेपर 2 देने आए हो, तो आपका दिमाग ऑलरेडी थोड़ा एग्जॉस्टेड है, उतना फ्रेश माइंड नहीं है जितना पेपर 1 में था. तो व्हाट हैपेंस इज, पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट आया, प्लस आपका दिमाग भी उतना फ्रेश नहीं है जितना पेपर 1 में था, तो इट एड्स ऑन टू द डिफिकल्टी लेवल. जो आपका परसेप्शन है ना, वो डिफिकल्टी का और ज़्यादा हो जाता है. यू फील लाइक कि ये पेपर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, जबकि रियलिटी में अगर मैं आपको फ्रेश माइंड से वो पेपर का एक एक क्वेश्चन अलग अलग दूँ तो हो सकता है कि आपको वो पेपर उतना डिफिकल्ट ना लगे अगर अगले दिन आपसे उसको सॉल्व करवाया जाए तो. सो दैट इज़ वाई ये जो डिफिकल्टी लेवल है, हो सकता है पेपर में आपको इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा हो वो क्वेश्चन पेपर जो स्पेशली पेपर 2 है. यही समरी यहाँ पे लिखी हुई है कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल वाज स्लाइटली मोर देन जेईई एडवांस्ड 2024 एंड पेपर 2 was difficult compared to paper 1. This is for physics. So this is the summary कि फिज़िक्स के पेपर का ओवरऑल एनालिसिस क्या था. आप जज कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस जो है कि वो जो ओवरऑल आपका स्कोर बन रहा है. हम लोग आप लोगों को इस पूरी एनालिसिस के एंड में ये भी बताएंगे कि टोटल कितने मार्क्स पे क्या रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कट ऑफ कैन यू एक्सपेक्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, है ना. तो फिज़िक्स के पेपर के लिए इंडिविजुअली अगर जज करना है एट द एंड ऑफ दिस एनालिसिस, तो आप ये जज कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर के कंपैरिजन में थोड़े कम मार्क्स एक्सपेक्ट करने हैं अपने को, जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए थे. तो फिज़िक्स का इंडिविजुअली देखें तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाए, नॉट ड्रास्टिकली, बिकॉज पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था. अगर आप
मेंटल फोर्टिट्यूड के साथ पेपर 2 को करते हैं तो पेपर 2 इतना डिफिकल्ट फील नहीं होगा। बट इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स कि आपने फिजिक्स को कौन से नंबर पे किया था। फर्स्ट सबसे पहले कर रहे थे तो आपका दिमाग फ्रेश है, थर्ड नंबर पे कर रहे थे तो पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट और आप पूरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि 6th आवर चल रहा है, 6ठा घंटा, लास्ट आवर। तो इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स विच मे कॉन्ट्रीब्यूट कि आपको पेपर क्यों इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। बट ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, तो कट ऑफ जो है वो भी थोड़ी सी कम जानी चाहिए फिजिक्स की। दैट्स इट फॉर फिजिक्स एनालिसिस। ओके, सो हेलो स्टूडेंट, तो इस एनालिसिस का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये अपन अभी देखेंगे कि जे एडवांस 2025 के केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसका जो ओवरऑल एनालिसिस है जो अपन 3 तरीके से करने वाले हैं, जैसा आपने पहले देखा था। पहला अपन इस बेसिस पे डिस्कशन करेंगे कि उस पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना कितना था। ठीक है। दूसरा अपन ये देखेंगे कि जो 11th क्लास का पोर्शन अपन पढ़ते हैं उससे और 12th क्लास में कितना डिफरेंस था, क्या 11th क्लास से ज़्यादा सिलेबस कवर हुआ था या 12 से हुआ था। ठीक है। और तीसरी चीज़ अपन थोड़ा सा ये भी देखने वाले हैं इसमें अपन कि जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है कि मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर है उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 में, ये भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रांच वाइज कि अपनी केमिस्ट्री की जो 3 ब्रांचेज हैं उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेरे पास 2024 का डेटा भी है और 2025 का भी है। अपन पहले ये देख लेते हैं कि जो पिछले साल पेपर हुआ था उस पेपर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन तीनों से पूछे गए थे। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में 36 मार्क्स पूछे गए थे टोटल, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइंड है। ठीक है। इनऑर्गेनिक में 42 थे और ऑर्गेनिक में भी 42 थे। अगर मैं इस फिजिकल केमिस्ट्री वाले डेटा को कंपेयर करूं 2024 का 25 के साथ, तो आप देख सकते हैं कि 36 से 43 मार्क्स यहाँ पर हो चुके हैं। मतलब 7 नंबर का जो वेटेज है वो यहाँ पर ज़्यादा मिला है इस बार फिजिकल केमिस्ट्री को, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस बोल सकते हो कि भी 2 क्वेश्चंस इससे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। अब देखो, ज़रूर अगर पीसी के 2 सवाल बढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं से कम भी हुए होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पिछली बार 42 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इस बार 36 मार्क्स के ही पूछे गए हैं। तो जो 7 नंबर यहाँ बढ़े थे ना, उनमें से बेटा 6 तो यहाँ पर कम हो गए हैं। ठीक है, मतलब लगभग वही 2 सवाल जो हैं वो जो इसमें बढ़े थे वो 2 सवाल यहाँ पर कम हो चुके हैं। अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो 42 मार्क्स के पिछली बार पूछे गए थे और इस बार 41 के पूछे गए हैं। मतलब लगभग बराबर संख्या में जो सवाल हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो अपना ब्रांच वाइज एनालिसिस हो गया। कुछ बच्चों को ये भी होता है कि सर जब एडवांस का पेपर होता है तो क्या तीनों जो अपने पार्ट्स होते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्या वो इक्वल वेटेज में आता है क्या अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि वो एग्जैक्टली 40 मार्क्स जो हैं वो तीनों में डिवाइड होते हों। तो आप अगर इस चीज़ को देखेंगे पिछले साल, तो देखो ये लगभग ये तो बराबर है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि एक सवाल जो है ना वो फिजिकल केमिस्ट्री से कम आया होगा। ठीक है, इस बार आप देखेंगे तो बेटा वो जो एक सवाल हो कहीं ना कहीं आईओसी से कम आ गया, बाकी वेटेज यहाँ पर ऑलमोस्ट बराबर आप बोल सकते हो। साथ साथ ना इसका एक कारण और भी हो सकता है, जिसमें आपको एक एग्जांपल दूँ। इस बार एक सवाल आया था कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो I- के साथ न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो उससे IO3- बनता है। अब जो स्टूडेंट्स इस सवाल को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसिडर करेंगे उनके लिए वेटेज थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, और जिन बच्चों ने मान लो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है, रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है जिन्होंने, उनके लिए वेटेज थोड़ा सा पीसी में बढ़ जाएगा। तो अगर मैं उस सवाल को आईओसी में कंसिडर कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, आप उसको डी ब्लॉक में ले लीजिए, आप उसको रेडॉक्स में ले लीजिए। अगर उसको मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ तो ये वेटेज इक्वल भी हो सकता है। तो मोटा मोटी बात ये है कि तीनों ही पार्ट से इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार, अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अपने इस एनालिसिस के दूसरे भाग पर, जिसमें अपन बात करेंगे कि 11th और 12th का क्या वेटेज रहा था। 11th में जो 2024 का अपना पेपर था उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहीं पर इसमें 2025 में वेटेज जो है वो 22 रह गया है। लगभग कह सकते हो एक सवाल आप कम बोल सकते हो। वहीं पर जो 12th क्लास है उसमें जहाँ 95 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार वो नंबर जो है वो 98 बढ़ चुका है और 3 नंबर इधर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं जो ये वाला एनालिसिस है
कि पेपर 11 से ज़्यादा आया था या 12 से ज़्यादा आया था, उसमें आप इस एनालिसिस को देखकर ये जजमेंट ना करें कि सर मान लो हमारी अगर 11th पूरी बर्बाद हो चुकी है, जैसा कि कुछ बच्चे बोलते हैं, तो क्या अकेली 12th पढ़ लेने से जे एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं संभव है। क्यों संभव नहीं है? इस एनालिसिस में वो सवाल जिसके मान लो 4 ऑप्शंस थे, या जो सवाल 4 पार्ट्स का था, उसमें से मान लो जो 3 पार्ट्स है ना, वो 11th के किसी टॉपिक के थे, बट जो एक पार्ट है वो 12th के किसी चैप्टर का है, तो उसको 12th में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को ऐसा ना समझें कि सर 12th वाला वेटेज बहुत ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। 11th वाले कुछ क्वेश्चंस, उनकी जो मार्किंग होती है, उनकी जो टैगिंग होती है, वो अपन 12th वाले चैप्टर्स की अपने को करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी सवाल आप तब तक सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक उस सवाल में बाद में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता हो। और जो आप चीज़ें बाद में पढ़ते हो, 12th क्लास में पढ़ते हो, इसलिए ऐसा संभव है कि जो एनालिसिस अपन कर रहे हैं ये वाला, ये थोड़ा सा 12th की तरफ बायस्ड हो अपनी टैगिंग की वजह से। 11th का वेटेज भी अच्छा खासा होता है, 12th का अच्छा खासा भी होता है। अगर मैं उस टैगिंग वाली चीज़ को इसमें इंक्लूड कर लूँ कि भाई कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें 11th का वेटेज भी था, बट उनको 12th में इंक्लूड कर लिया गया, अगर उस बात को मैं ध्यान में रखूँ और थोड़े से 12th वाले वेटेज के मार्क्स अगर मैं 11th को दे भी दूँ, और अगर उसके बाद मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊं, तो ये बात सच है कि 12th का वेटेज 11th से तो ज़्यादा ही रहता है, जैसा कि इस बार देखने को मिला है। ठीक है, जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली है अभी, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस बार आपके एक पेपर में सवाल आया था, पेपर 2 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें टोटल 4 रिएक्शंस थी। उसमें जो 3 रिएक्शन है वो 11th के सिलेबस से थी, और जो एक रिएक्शन थी आप ऐसे कह सकते हो 12th के सिलेबस से थी। ठीक है, तो यहाँ पर उस 12th के सिलेबस से एक रिएक्शन होने की वजह से उसको अपने 12th की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बायस्ड एनालिसिस है, लगभग बराबर आता है, और ज़्यादा अगर आप पूछोगे तो वो 12th से ही आता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की, कि पर्टिकुलर चैप्टर में 2024 में कितने क्वेश्चन थे और 25 में कितने थे, तो बेटा जो एल्काइल हैलाइड एल्कोहल ईथर्स है उसे 2024 में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, वहीं पर 2025 में 2 सवाल इससे पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा जो एमीन्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें 2024 में भी एक सवाल था और 25 में भी एक ही सवाल है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बोलना चाहूँगा, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि एल्काइल हैलाइड एल्कोहल एंड ईथर से एक भी सवाल या एक भी रिएक्शन 2024 में नहीं पूछी गई थी, ये बात बोलना गलत है। कैसे, सुनिए, आपको पता है ऑर्गेनिक में ना सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना और डी से कुछ और बन गया। ऐसा संभव है बेटा कि ए से बी वाला जो स्टेप था वो एल्काइल हैलाइड एल्कोहल ईथर का रहा होगा, कोई SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन पूछी गई होगी, लेकिन उसके जो आगे आने वाले स्टेप्स हैं वो मान लो कार्बोनिल कंपाउंड के रहे होंगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के रहे होंगे। उस वजह से उस सवाल को इस चैप्टर में नहीं रखा गया और उसको अगले चैप्टर में रख दिया गया, तो इस चैप्टर का भी यूज हुआ है। ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिया जा रहा है कि बेटा ऐसा कुछ एनालिसिस ना कर लें कि यार ये चैप्टर तो कोई काम का ही नहीं, इससे तो कभी कभी सवाल ही नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल आते सबसे हैं, लेकिन अपन आगे वाले चैप्टर के हिसाब से बातें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक कंपाउंड्स में 6 मार्क के क्वेश्चन थे, और यहाँ पर जो है एक भी सवाल नहीं था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे और इसके अंदर नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में 4 मार्क्स यानी एक सवाल आया था, और इस बार जो है इससे 2 सवाल पूछे गए हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं उससे टोटल यहाँ पर लगभग मैं कह सकता हूँ 3 सवाल पूछे गए होंगे, और इस बार एक ही सवाल इससे पूछा गया है। नेक्स्ट बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, उससे 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, जबकि इस बार वो वेटेज बढ़कर जो है 7 मार्क्स हो चुका है यहाँ पर। फिर आपका है केमिकल बॉन्डिंग 1 एंड केमिकल बॉन्डिंग 2, दोनों को यदि मैं कंबाइंड कर लूँ, अगर मैं पूरी केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो यहाँ 11 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वहाँ पर 8 के पूछे गए हैं, थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक्स, उसमें इस बार भी मतलब पिछले साल भी एक सवाल पूछा गया था और इस साल भी एक सवाल पूछा गया है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, जो मेंस के सिलेबस में नहीं होता है, सिर्फ एडवांस में होता है। पिछले साल इससे एक सवाल पूछा गया था, इस बार एक भी नहीं पूछा गया है।
नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पिछली बार लगभग 15 नंबर के सवाल, आप ऐसे कर सकते हो लगभग 4 सवाल जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे गए थे, जिनकी संख्या घटकर इस बार मात्र 7 नंबर के सवालों की हो चुकी है। ठीक है, अगर अपन बात करें बाकी चैप्टर्स की, तो डी एंड ए ब्लॉक, उसके अंदर एक भी सवाल नहीं पूछा गया और 2025 के अंदर एक सवाल पूछा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2024 में एक सवाल था, वहीं पर 2025 में 12 मार्क्स यानी कि लगभग 3 सवाल पूछे गए हैं। दूसरा आपका गैसेस स्टेट, जो मेंस के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एडवांस के सिलेबस में, दोनों साल एक एक सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद जीओसी, एक भी सवाल नहीं था पिछले साल, इस साल एक सवाल देखने को मिला है अपने को। फिर बात करते हैं अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम, पिछले साल एक भी सवाल नहीं था और इस साल 2 सवाल पूछे गए हैं और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं अगर आप लोगों ने पूरा पेपर पढ़ा है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एकमात्र एक सवाल 2024 में पूछा गया था। 25 में एक भी सवाल डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा हो। हाँ, ऐसे कुछ सवाल होंगे जिसमें उसने कहीं पर जिंक अमलगम HCl यूज करवा लिया हो, बट वो जो है वो अकेला उसका सवाल नहीं था, उसके साथ में आगे पीछे और भी रिएजेंट थे, तो इसलिए उसको अपन ने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पिछली बार 10 नंबर के सवाल पूछे गए थे, इस बार मात्र 4 नंबर पर उसको समेट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉलीमर्स, जो एक्सक्लूसिवली जेईई एडवांस का टॉपिक है, 6 नंबर के सवाल पूछे गए थे पिछली बार, जिसको इस बार मात्र 4 नंबर के साथ रोक दिया गया। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक एक सवाल पूछा गया है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, लगभग जो है 2-2 सवाल इससे पूछे गए हैं दोनों ही साल। नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिविटी, पिछले साल एक सवाल पूछा गया था, इस साल नहीं पूछा उससे। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, पिछली बार पूछा नहीं गया था, इस बार एक सवाल पूछा है, जिसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ये वो सवाल है जो परमैग्नेट आयन I- को किस में कन्वर्ट करेगा। जो बच्चे इसको डी एंड एफ ब्लॉक में कंसिडर करना चाहते हैं वो ये कहेंगे कि इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आया था, और जो इसको यहाँ रखना चाहते हैं उसके लिए आप एक सवाल बोल सकते हो। ठीक है, बाकी सॉलिड स्टेट, पिछले साल इस साल एक एक सवाल पूछा गया है। सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री, दोनों ही साल एक एक सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स, पिछले साल एक सवाल पूछा गया है, इस साल कुछ भी नहीं पूछा गया इससे, ऐसा बोलना गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा सवाल था जिसमें बोला गया था कि अगर अपन वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करें तो उस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। अब आप उसको केमिकल रिएक्शंस का वर्क डन निकालने वाले फॉर्मूले से करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से तो वो सवाल जो है आप थर्मो में इंक्लूड कर सकते हो, और जहाँ बात है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की तो आप उसको जो है इलेक्ट्रो में इंक्लूड कर सकते हो, तो थोड़ा सा मिक्स आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये अपना वो टॉपिक है जिसमें अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं वो पढ़ते हैं। 2024 में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, इस बार जो है इससे दोनों पेपर में एक एक सवाल पूछे गए हैं। कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस थी वो पूछा गया है, कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट की जो थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो कुल इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर से 11th में क्या पूछा गया था, 12th में क्या पूछा गया था। ठीक है, इन तीनों प्रकार के एनालिसिस के बाद ब्रांच वाइज, क्लास वाइज, 11th और 12th और चैप्टर वाइज अपन अब इस निष्कर्ष पे पहुंचने वाले हैं, क्या इस साल का पेपर पिछले साल के पेपर से आसान था, मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अपन इसकी बात करें उसके लिए अपने को समझना होगा कि कितने सवाल ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते थे, कितने सवाल ऐसे थे जो बहुत सीधे सीधे थे लेकिन थोड़ा सा सोचना था, और कितने सवाल ऐसे थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, और कितने ऐसे रहे होंगे जो इन दोनों की बीच की कैटेगरी यानी मॉडरेट कैटेगरी के रहे होंगे, ये अपन और देख लेते हैं। तो ये जो अपना एनालिसिस है, ये एनालिसिस ये कहता है कि 2024 में 32 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे थे जो आसान कैटेगरी में रखे गए थे, इस बार भी वो नंबर 32 ही है। मॉडरेट क्वेश्चंस की अगर मैं यदि बात करूं
पिछली बार वो नंबर 35 मार्क्स का था, इस बार वो 5 नंबर जो हैं वो और बढ़ के मॉडरेट वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। तो बेटा डेफिनेटली वो जो 5 नंबर बढ़ के मॉडरेट वाली कैटेगरी में गए हैं, वो जो डिफिकल्ट वाली कैटेगरी है उससे कम हुए होंगे। इसीलिए पिछली बार जहाँ 53 मार्क्स के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, इस बार वो 48 मार्क्स के हैं। तो ये दोनों ईयर्स का अपन ने कंपैरिजन कर लिया है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ओवरऑल बताओ आप तो, कि पिछले साल मुश्किल पेपर था इस साल, ताकि हम थोड़ा आइडिया लगा सकें। देखो इजी वाले मार्क्स सेम थे, मॉडरेट वाले में थोड़े से 5 नंबर बढ़ गए, लेकिन डेफिनेटली जो डिफिकल्ट वाले हैं ना वो कम हुए हैं। और यदि डिफिकल्ट वाले कम हुए हैं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस साल का जो पेपर था वो पिछले साल के पेपर से आसान था। कितना आसान? तो मेरा आंसर है थोड़ा सा आसान पेपर था, बहुत कम, थोड़ा सा आसान। बहुत आसान मत समझ लेना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा आसान पेपर था। तो अपन जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो कह सकते हैं कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ बोथ दिस पेपर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ 2024। या मैंने इस साल के दोनों पेपर्स को कंबाइन करके कंपेयर किया है पिछले साल के दोनों कंबाइंड पेपर से। ठीक है, एक लास्ट बात इस एनालिसिस में, देखो जो मैंने इजी क्वेश्चंस वाले लिखे ना, उसमें यदि आपको ध्यान हो तो 4 सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स थे। जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन वाला सवाल। दूसरा सवाल जो उसमें पूछा था कि इसमें किसमें कितने कितने लिंकेज हैं, जो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स आपको दिए हुए थे, सीधा सवाल था, कुछ था नहीं उसके अंदर। और इस प्रकार के जो तीसरा सवाल परमैग्नेट I- वाला सवाल था, और 1-2 सवाल और थे जिनको अपन वेरी वेरी इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो वो आसान थे काफ़ी। और कुछ ये जो डिफिकल्ट वाले सवाल हैं जिनका नंबर यहाँ पे 53 था, ये थोड़ा कम हुआ है। तो आप इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके आप ऐसे बोल सकते हो कि पेपर थोड़ा सा आसान था 2024 की तुलना में। ठीक है, तो ये अपने केमिस्ट्री वाले सेगमेंट का ओवरऑल एनालिसिस था, जो अपन ने एक डिटेल तरीके से पूरा अपन ने कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है जो कि अलग अलग ईयर में कितने कितने रही है कट ऑफ। ठीक है, आप जो हैं वेबसाइट पे जो रैंक प्रेडिक्टर हैं 2025 का आप देख सकते हैं, कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्टर भी वहीं पर है। ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर चेकआउट करें, जिससे आपके जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के एनालिसिस को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के एनालिसिस को अगर स्टार्ट करें तो मैथमेटिक्स का जो 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था वो मोर और लेस डुएबल था। बेसिकली ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था जो आउट ऑफ द सिलेबस था, और सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। बट ऐसा नहीं था कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया बट उसकी जो अपीयरेंस उन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी, जो जनरली जे एडवांस में किया जाता है, सेट थ्योरी का यूज़ करके क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट उन क्वेश्चन को कर पा रहा था, बट जिसकी थोड़ी सी सब्जेक्ट की एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज थी, वही स्टूडेंट्स जो है उन क्वेश्चन को कर पा रहे थे। तो आगे हम बात करेंगे भाई ब्रांच वाइज क्या पैटर्न रहा है, 11th-12th के सिलेबस में क्या चेंज रहा है, 11 से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 12 से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और चैप्टर्स के हिसाब से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, और कितने क्वेश्चंस ईजी थे, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट, कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे ओवरऑल। फिर उसके बाद में हम 2024 के पेपर के साथ इसे कंपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रांच वाइज की बात करें अगर, तो ब्रांच वाइज में देखिए, अगर जो अलजेब्रा है उसके 24 में 38 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे और 25 में भी 38 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। मोर और लेस अलजेब्रा का जो वेटेज है दोनों ईयर में सेम रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जरूर थोड़ा सा 14 मार्क्स से 7 मार्क्स पे हो गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस का भी सेम वेटेज है, जो यहाँ 7 मार्क्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कम हुए हैं वो थोड़े थोड़े करके डिफरेंशियल, इंटीग्रल और यहाँ वेक्टर 3D वगैरह में बढ़ा दिए गए हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और 25 में 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो था एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, एक क्वेश्चन इस साल आया है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आया था, इस साल वो जो क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आया है। वेक्टर 3D से भी सेम वेटेज है। तो बेसिकली अगर हम ब्रांच वाइज की बात करें तो ब्रांच वाइज जो मोर और लेस जो वेटेज है वो लगभग सेम सा वेटेज है। जे एडवांस ने 2024 में जैसे पूछा गया था वैसे ही 2025 में पूछा गया है।
11 12th में हम देखें भाई, पहले के ईयर्स में 11 से थोड़ा सा ठीक ठाक वेटेज आता था, बट पिछले 2 साल से 11th से जो वेटेज है वो 12th वाले वेटेज की तरफ ट्रांसफर हो गया। 12th से थोड़ा सा हेवी क्वेश्चंस आने लग गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 12th से ज़्यादा आने लग गए। बेसिकली थोड़ा सा आप इस एनालिसिस को आप बायस्ड भी बोल सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें ना सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का भी यूज है, जैसे एक फंक्शन इक्वेशन आया था उसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का यूज था, प्राइमरीली क्वेश्चन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का था, बट उसमें जो क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है वो फंक्शन से किया गया था। तो इसी जो एनालिसिस है वो बेसिकली आप थोड़ा सा बायस्ड भी बोल सकते हो। जो आपको इतना हैवी दिख रहा है कि 98 मार्क्स 12 से आए हैं और 11 से केवल 22 मार्क्स हैं, थोड़ा सा आप ऐसे मान लीजिए कि भाई जो 11th के क्वेश्चंस हैं इनमें आप 10-15 नंबर ऐड कर लीजिए, बट फिर भी अगर वो 10-15 नंबर अगर 12th के हम 11th में अगर ट्रांसफर करते हैं, फिर भी 12th का जो वेटेज है थोड़ा ज़्यादा ही है। चैप्टर्स के हिसाब से देख सकते हो कि लास्ट ईयर एरिया अंडर कर्व से एक सवाल आया था, इस साल एरिया अंडर कर्व से 2 क्वेश्चंस आए हैं 7 मार्क्स के। बाइनोमियल थ्योरम से लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार एक क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स 4 मार्क्स का। सर्कल से पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वेटेज है, पिछले साल कॉम्प्लेक्स नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, बट हल्का हल्का यूज आया था, इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से दोनों साल एक इक्वेशन आया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी आप देख सकते हो वेटेज जो है सेम है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट ईयर उन्होंने बहुत एक सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू टच की थी, इस साल डिफरेंशियल इक्वेशन से उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा 4-4 मार्क्स का। एलिप्स का सेम सा वेटेज है। फंक्शन से जो क्वेश्चन आपको, जैसे यहाँ फंक्शन थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, बट वही बात है कि 11th के कोई चैप्टर में 11th के किसी कॉन्सेप्ट में जैसे बताया अभी कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन था, बट उसमें फंक्शन इंट्रोड्यूस कर गया तो वो फंक्शन का क्वेश्चन काउंट हो रहा है। आईटीएफ से इस साल एक क्वेश्चन आया है। लिमिट से जो है वो आप देख सकते हो कि पिछले साल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इस साल 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। लॉगरिथम से एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैट्रिसेस से वेटेज दोनों साल का सेम है, पिछले साल भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, इस साल भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए। मैक्सिमम एंड मिनिमा से इस साल 2 क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली पूरा क्वेश्चन वो मैक्सिमम मिनिमा का नहीं था, उसमें है ना एक दो पार्ट है ना मैक्सिमम मिनिमा के थे। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन से इस बार एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का। तो जैसे यहाँ आप मोनोटोनिसिटी से देख सकते हो दोनों साल सेम ही मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जे एडवांस्ड का जो चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। जे एडवांस्ड का जो है चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता रहता है। मतलब किसी साल किसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किसी साल किसी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, किसी साल एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट अक्रॉस दी ब्रांचेस हमने देखा है भाई 24 और 25 में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेम मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जैसे 24 में अगर टोटल 120 मार्क्स का पेपर था तो 28 मार्क्स का इजी था, 34 मार्क्स का मॉडरेट डिफिकल्टी था और 58 मार्क्स का डिफिकल्ट था। 25 में पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से देखें तो मोर और लेस दोनों पेपर सेम डिफिकल्टी लेवल के थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इजी मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 28 से 24 हो गए, बट जो मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 34 से 49 हो गए। बट जो डिफिकल्ट है, जो 58 मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इस साल 47 मार्क्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए। बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो कुछ इजी क्वेश्चंस कम हो गए, बट कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कम हो गए, दोनों मिला के मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ गए। ओवरऑल अगर हम दोनों पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो 2024 और 2025 का जो मैथमेटिक्स का पेपर है मोर और लेस सेम डिफिकल्टी लेवल का है, बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें तो 2025 का जो पेपर है हल्का सा 2024 के कंपेरिजन ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप ऐसे बोल सकते हो कि एक अगर 120 का पेपर है तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो आईआईटी सीट ले रहा है उसके लिए 3-4 मार्क्स का इम्पैक्ट आ सकता है। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में पेपर 2 जो था पेपर 1 के कंपैरिजन में इजी था, इस बार दोनों पेपर मोर और लेस सेम डिफिकल्टी लेवल के हैं। नेक्स्ट हम देखें कि कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन सी रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो 2024 में गई है। लास्ट ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ, अगर AIR 100 की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2022 में सबसे कम कट ऑफ थी, बाकी 2021 और 23 का सेम सा पैटर्न था। 2024 में ज़रूर ये जो 100 AIR 100 के लिए जो मार्क्स है वो 300 चले गए। 1000 के लिए आप देख सकते हो सेम पैटर्न जो मार्क्स का है वो 2024 में सबसे ज़्यादा मार्क्स पे ना आपको रैंक आई है, बाकी 2022 सबसे कम है। 2022 में एक फैक्टर ये हो गया था कि 2022 में जो स्क्रीन साइज थी
वो 300% जूम पे थी, तो इसका इम्पेक्ट था। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना आपको नज़र आ रहा है, बट स्क्रीन साइज जो थी वो थोड़ी सी 300% जूम पे थी, इसलिए है ना स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था, वो क्वेश्चन को एक साथ पूरा नहीं पढ़ पा रहे थे। अगर अब 2025 की बात करें तो अगर 2025 में अगर हम तीनों सब्जेक्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको अगर हम मिला के बात करते हैं, तो मैं ये जो कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर रैंक के लिए जो भी कट ऑफ है, वो 2024 से 2025 में मैं 5 से 10 नंबर कम कर दूंगा। मतलब 2024 में अगर 100 मार्क्स पे जो चीज़ आ रही है, इस बार 2025 में वो 95 मार्क्स पे आएगी या 90 मार्क्स पे। तो अगर हम एक टेंटेटिव लाइन खींचें तो 2025 में AIR 100 के लिए हमारा जो प्रेडिक्शन है वो 290 मार्क्स पे AIR 100 आएगा। इसमें आप +-5 कर सकते हो। AIR 1000 जो है 220, AIR 5000 जो 160, AIR 10,000 जो 130। IIT की सीट मिलने के लिए जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 115 और OBC के लिए सीट मिलने की जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स है। इसमें आप 5-10 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रहेंगे कि जे एडवांस्ड कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर देता है, क्योंकि है ना कुछ क्वेश्चंस में हल्का सा एम्बिग्यूटी है। आपको अगर आपके स्कोर पे जानना, जैसे यहाँ तो आपको बस 4-5 स्कोर ही बताए हैं कि कौन से स्कोर पे क्या रैंक हम गेस कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्कोर पर ये जानना है कि भाई अप्रोक्सीमेटली क्या रैंक आएगी, तो आप मैट्रिक्स की वेबसाइट पे जाके जे एडवांस 2025 का एक रैंक प्रेडिक्टर है, वहाँ जाइए। सबसे पहले आप मैट्रिक्स वेबसाइट खोलिए www.matrixedu.in या गूगल पे सर्च कर लीजिए मैट्रिक्स सीकर, और वहाँ से आपको मैट्रिक्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और वहाँ से आप राइट साइड में फॉर स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है, वहाँ जाएंगे तो जे एडवांस 2025 रैंक प्रेडिक्टर वाला एक टैब मिलेगा। वहाँ आप अपना स्कोर एंट्री कीजिए और आपको जो जे एडवांस की जो प्रेडिक्टिव रैंक है वो आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा जेई मेन और जे एडवांस की रैंक के बेसिस पर आपको कौन सी कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल सकती है, वो अगर आपको जानना है तो उसी टैब में, फॉर स्टूडेंट्स वाली टैब में ही नीचे जेई 2025 का कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्टर है, वहाँ जाके आप डिटेल में अपनी कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। तो बच्चों ये था पूरा एनालिसिस कि कौन सब्जेक्ट का कैसा पेपर था, कौन कौन सी ब्रांचेस से कितने क्वेश्चंस आए थे, 11th का कितना वेटेज था, 12th का कितना वेटेज था, चैप्टर वाइज वेटेज, हर सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल, 2000 सारी चीज़ें हमने 2024 से 2025 के साथ कंपेयर की है। जो कट ऑफ है वो हमने क्या बताया है, कट ऑफ को अगर वापस से बात करें तो 2024 की जो कट ऑफ है या जो मार्क्स हैं उनको आप है ना 10-15 मार्क्स थोड़ा कम कर लीजिए। बट ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे प्रेडिक्शंस ही हैं। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया है, अब आराम से आप रिलैक्स कीजिए। आप अगर मैट्रिक्स के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हों और मैट्रिक्स के स्टूडेंट है, तो आप इंस्टीट्यूट में आके हम लोगों से बात कर सकते हैं। गुड लक।